हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का संतोष एसएसटी एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 12वीं कक्षा के राजनीतिक विज्ञान बुक नंबर सेकंड में, जिसका अध्याय नंबर 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नाम है भारत में दल और दलीय व्यवस्था। इस वीडियो में हम प्रमुख रूप से दोस्तों समझेंगे कांग्रेस प्रणाली के बारे में, दो दलीय व्यवस्था के बारे में, बहुदलीय गठबंधन व्यवस्था क्या थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखने की आवश्यकता है दोस्तों, जो कि इस प्रकार हैं। देखिए, भारत के जो नेता थे, स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही उनकी लोकतंत्र में गहरी आस्था थी, यानी मतलब विश्वास था। इसलिए दोस्तों, जब भारत को स्वतंत्रता या आज़ादी मिली, तब लोकतंत्र का मार्ग अपनाया गया भारत के नेताओं के जरिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए देश में अपने क्या रहा, लोकतंत्र रहा। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे थे जो उसी समय आज़ाद हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया, अलोकतांत्रिक शासन अपनाया, तो कहीं पर सैनिक शासन भी लागू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो बात करते हैं भारत के विषय में। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होने के समय में देश में अंतरिम सरकार थी। ये सरकार दोस्तों ऐसी सरकार थी जो कि किसी बिना चुनाव के सिर्फ ऐसे ही बनाई गई थी, जिसका काम था जब तक कि चुनाव होकर के नई सरकार नहीं बन जाती तब तक शासन चलाना। ठीक है फ्रेंड्स, देखो संविधान के अनुसार नई सरकार के लिए चुनाव करवाने थे, तो क्या हुआ दोस्तों, जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, जनवरी 1950 को। और पहले चुनाव आयुक्त बनाए गए, जिनका नाम था सुकुमार सेन, जो कि हमारे देश के पहले चुनाव आयुक्त बने। अब देखो दोस्तों, चुनाव आयोग बन गया, जिसका काम था क्या था भाई, चुनाव कराने का कार्य था। अब जब ये चुनाव आयोग बना तो इसके समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ आई। वो चुनौतियाँ क्या थी भाई, चुनाव कराने में दिक्कतें आई, चुनौतियाँ आई, परेशानियाँ आई। देखिए दोस्तों, जब स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव करवाना, ये भी एक क्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी कि भाई किस प्रकार इतने बड़े देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाया जाए। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन किस प्रकार हो, किस कैसे भाई हमें पता चलेगा कि इस एरिया के लोग, जैसे कि आज निर्वाचन क्षेत्र बने हुए हैं, इन सब का निर्धारण कैसे होगा। मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधाएं। देखो दोस्तों, जब वोट पड़ती है तो आपको मतदाता सूची के हिसाब से ही वोट डालने के लिए कहा जाता है। कई बार उसमें क्या हुआ, नाम गलत हो गए, किसी की पत्नी की जगह पर किसी की बेटी का नाम आ जाता है था, तो ऐसे करके बहुत सारी समस्या आ रही थी उनके सामने। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित, यानी मतलब उनको ट्रेनिंग देने में चुनौतियां आ रही थी। कम साक्षरता के चलते मतदान को विशेष पद्धति के बारे में सोचना, कि भाई जो भारत देश था इसमें बहुत सारे अनपढ़ लोग थे, तो उनको साथ में लेकर के सही प्रकार से चुनाव कराना, ये भी क्या थी, एक चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। अब देखो दोस्तों, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम चुनाव आयोग चुनाव हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो पहले 3 आम चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस की जो राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभुत्व था, वो पहले 3 आम चुनावों में बहुत जोरदार तरीके से कांग्रेस जीती। ठीक है, अब देखो भाई, भारत में एक दल का प्रभुत्व दुनिया के अन्य देशों के में जो एक पार्टी के प्रभुत्व से इस प्रकार भिन्न रही। मतलब जब भारत में एक दलीय व्यवस्था जो थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी, तो अगर मैं दुनिया की बात करूं तो भारत में तो थी कांग्रेस, जिसने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक क्या किया, राज किया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही दुनिया में एक मैक्सिको देश है, वहाँ पर एक पार्टी थी जिसका नाम था PRI पार्टी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1929 में हुई। ठीक है, और इसने जो मैक्सिको में लगभग 60 वर्षों तक अपना शासन किया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो ये मैक्सिको में जो पार्टी थी PRI पार्टी, इसका जो शासन करने का तरीका था दोस्तों, वो लोकतांत्रिक नहीं था, तानाशाही था। इसमें जो था कुछ लोगों का वर्चस्व था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हम समझते हैं भाई, देखो बाकी देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम रहा हुआ था। ठीक है, लेकिन चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों में संविधान सिर्फ एक ही पार्टी को अनुमति देता था। यहाँ पर सिर्फ पार्टी ही एक ही होती थी। लेकिन बात करें म्यांमार, बेलारूस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों से कायम रहा। यहाँ पर क्या हुआ भाई, सैन्य शक्ति के द्वारा एक पार्टी का शासन रखा जाता था। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के होते हुए रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत की, तो यहाँ पर जो लोकतंत्र कायम हुआ वो चुनाव के कारण और यहाँ के लोगों के कारण हुआ, कि भाई यहाँ पर अभी भी लोकतंत्र कायम है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रथम 3 आम चुनावों में वर्चस्व, यानी मतलब प्रभुत्व के क्या कारण रहे।
देखिए फ्रेंड्स, आप लोग समझने की कोशिश करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका थी किसकी? कांग्रेस की, जिस वजह से कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। भाई आप लोग देखा होगा, जो गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए, ऐसे ही होगा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, ठीक है, तो इन सब में बढ़ चढ़ के भाग रहा था किसका? कांग्रेस का। सुसंगठित पार्टी थी, बहुत ही अच्छी पार्टी थी, ठीक है। सबसे पुराना राजनीतिक दल था जो कांग्रेस था, वो भारत में सबसे पुराना राजनीतिक दल था। और यह जो दोस्तों कांग्रेस था, इसका राष्ट्रव्यापी नेटवर्क था, यानी मतलब हर पूरे देश में हर जगह पर आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलते, ठीक है। प्रसिद्ध नेता थे, आप लोग देखिए, जवाहरलाल नेहरू हो गया, ठीक है, इंदिरा गांधी हो गई, जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हो गया, ये सब नेता किस में थे? कांग्रेस में थे। गांधी जी का भी समर्थन कांग्रेस के साथ ही था। अब देखो, सबको समेट कर चलते हुए मेलजोल वाली एक प्रकृति वाली एक पार्टी थी, ठीक है। भारत की चुनाव प्रणाली के अनुसार इस पार्टी की सभी चीज़ें थी। कांग्रेस की प्रकृति एक सामाजिक विचारधारा और गठबंधन की थी, ठीक है। इसमें कांग्रेस में देखिए, किसान हो गए, उद्योगपति हो गए, शहर के बासिंदे, गांव के निवासी, मजदूर, मध्य मालिक वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, सबको जगह मिलती थी किसमें? कांग्रेस में। कांग्रेस के अंदर गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यवर्गीयों को सभी को जगह मिली, ठीक है, सभी का समावेशन था इसमें। कांग्रेस के गठबंधन स्वभाव ने निष्पक्ष दलों के सामने समस्या खड़ी की और कांग्रेस को असाधारण शक्ति दी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शतक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी, ठीक है। कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने विपक्षी दलों के सामने समस्या खड़ी की और कांग्रेस को असाधारण शक्ति दी, ठीक है। चुनाव प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने अपने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। क्यों भाई? जीत जीत कर कांग्रेस भी शासक दल, यानी मतलब जो शासन करने वाला दल था, उसमें भी कांग्रेस थी और विपक्ष में भी ज़्यादातर लोग कांग्रेस के ही थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? इस कालखंड को, पहले दशक को कांग्रेस प्रणाली का कालखंड कहा जाता है। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के समक्ष कई चुनौतियां आई जो कि निम्न प्रकार थी। अब हम बात करते हैं राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। 1964 के मई में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। शास्त्री जी का 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते में क्या हो जाता है दोस्तों? निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के मध्य क्या हुआ? राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। यानी मतलब भाई, अब जो थे देश के दो बड़े बड़े प्रधानमंत्री मर चुके थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब जो है कांग्रेस में कुछ ही लोग बचे थे जिनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था, जैसे कि मोरारजी देसाई थे, ये बहुत ही अनुभवी नेता थे, और दूसरी इंदिरा गांधी थी जिनके पास अनुभव नहीं था, ये अनुभवहीन नेता थी, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, ठीक है। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को अनुभवहीन होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन दिया। क्यों बनाने का समर्थन दिया? क्योंकि भाई ये अनुभवहीन है, तो ये किसके? सिंडिकेट के कहने पर काम करेंगी, यह सोचकर सिंडिकेट ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया, ठीक है। मानकर दिशा निर्देश के लिए सिंडिकेट पर निर्भर रहेंगी। नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हो सकेगा, ठीक है। इसके पीछे सिंडिकेट की यही मंशा थी, ताकि वो इंदिरा गांधी से अपने काम करवा सके, क्योंकि उनके पास तो अनुभव था नहीं। अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथा आम चुनाव, जो कि 1967 में हुआ। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, निर्यात में कमी, गिरावट, सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी, देश में आर्थिक संकट की स्थिति आ गई। विपक्षी दलों ने जनता को लामबंद करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में अनुभवहीन प्रधानमंत्री का चुनावों का सामना करना भी एक बड़ी चुनौती थी। जैसे कि जो हमारी इंदिरा गांधी थी वो अनुभवहीन थी, अब उनके लिए भाई चुनाव का सामना करना, जो पहली बार चुनाव करवाएगा उसके लिए तो दिक्कतें होंगी ही, ठीक है फ्रेंड्स।
लेकिन अब देखो भाई, जब 1967 के चुनाव के परिणाम आए तो उस समय क्या हुआ दोस्तों, जो कांग्रेस की सरकार थी वो लगभग 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, जिसको क्या, जो राजनीतिक शास्त्र हैं उन्होंने राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसको समझते हैं। चुनाव के नतीजों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई, क्यों? क्योंकि कांग्रेस 9 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में अपनी सरकार नहीं बना सकी थी। इस वजह से क्या हुआ, कुछ राजनीतिज्ञों ने राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी थी। ये राज्य भारत के किसी एक भाग में नहीं थे, ये अलग अलग थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग समझिए। अब हम बात करते हैं भाई कांग्रेस का विभाजन। देखिए, कांग्रेस का विभाजन सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के मध्य मतभेद हुए कब? 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, इंदिरा गांधी को समर्थित उम्मीदवार जो थे वीवी गिरी, वो जीत जाते हैं, और जो कांग्रेस के अधिकारी थे एन संजीव रेड्डी की हार से कांग्रेस को 1971 में कांग्रेस विभाजन की चुनौती झेलनी पड़ी, जिसमें कांग्रेस जो थी 2 भागों में बट गई दोस्तों। एक तो कांग्रेस ओ, जिसका नाम था कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा कांग्रेस आर, जिसका नाम था कांग्रेस रिकग्निस्ट। ठीक है, इन दोनों भागों में बट गई। अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपने जनाधार को खोई हुई जमीन, यानी मतलब जो उनको पहले हार मिली थी उसको दोबारा से जीत में बदलने के लिए उन्होंने कुछ नारे दिए, जिसका नाम था गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस को एक बार फिर से पुनः स्थापित कर दिया गया, यानी मतलब उनको सत्ता में आने का एक और मौका मिल गया। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेकर 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस अवधि में देश ने 2 चुनौतियों का सामना किया। पहला 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध का, दूसरा खाद्यान्न संकट, मानसून की असफलता से। ठीक है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। ठीक है, जब खाद्यान्न संकट आया तब देखिए दोस्तों, 1965 के युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में 1966 में सोवियत संघ के ताशकंद, जो कि वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। ठीक है, में भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री ने और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयूब खान ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, यह दोस्तों शामिल हुए थे। 1960 के दशक को खतरनाक दशक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस दौरान भारत ने 2 युद्ध, जैसे 1962 में चीन से और 1965 में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्धों का सामना किया। तो देश में मानसून असफलता से क्या हुआ, सूखे की स्थिति पैदा हुई थी। चौथे आम चुनाव के दौरान देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई थी, डावाडोल हो गई थी, महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी, जो बेरोजगारी दर थी उसमें भी वृद्धि हो गई। खाद्यान्न की कमी के चलते जन विरोध, यानी मतलब धरना प्रदर्शन, खाद्यान्न की कमी के चलते जन विरोध होने लग गया। धीरे धीरे उग्र रूप धारण कर लिया, लोगों ने आंदोलन करने शुरू कर दिए। जब दल अपने कार्यक्रम व विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से अलग थलग थे, ठीक है फ्रेंड्स, तब उनको क्या हुआ, एकजुट होने के लिए उन्होंने सीटों के मामले में चुनावी तालमेल करते हुए एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया, यानी मतलब कांग्रेस से हट करके समाजवादी नेता जिनका नाम था राम मनोहर लोहिया ने, ठीक है, इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। जब बहुत सारे नेता एक साथ इकट्ठे हुए, ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ। चुनाव के जनादेश को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई, क्योंकि कांग्रेस पहली बार चुनाव हारी थी, उसे प्राप्त वोटों के प्रतिशत व सीटों की संख्या में कमी आई। 1967 के चुनाव से राज्यों में गठबंधन की परिघटना सामने आई, ठीक है, जैसे गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर के, जिसमें से इसका नाम था एक SVD, संयुक्त विधायक दल बनाया। ये भी क्या थी? गैर कांग्रेस पार्टी। पंजाब में बनी SVD की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। अब हम बात करते हैं दल विरोधी दल की। जब कोई जन प्रतिनिधि, यानी मतलब जनता का प्रतिनिधि जो चुन कर के आता हो, किसी खास दल से चुनाव चिन्ह
पर चुनाव लड़ता है और वो चुनाव जीत जाता है, ठीक है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को दल बदल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस के एक विधायक थे जो हरियाणा से थे, जिनका नाम था गयालाल, ठीक है फ्रेंड्स, ने एक ही पखवाड़े में रहकर कम से कम 3 बार पार्टी बदली। उनके नाम पर आया राम गया राम का जुमला मशहूर हो गया था। यह जुमला दल बदल की अवधारणा से संबंधित था, ठीक है फ्रेंड्स। कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली नेता जो थे, ठीक है, उन नेताओं के समूह को अनौपचारिक तौर से सिंडिकेट कहा जाता है। पेपर में कभी कभार पूछ लेता है भाई सिंडिकेट है क्या। तो कांग्रेस में जो प्रभावशाली नेता थे जो कि अनौपचारिक रूप से उनको क्या कहते हैं, सिंडिकेट कहते हैं, ठीक है, उन्हीं की चलती थी। इस समूह के नेताओं को पार्टी संगठन पर नियंत्रण था, यानी मतलब पार्टी में मुख्य रूप से यही नियंत्रित करते थे, कहने के लिए कोई कुछ भी हो। देखिए, सिंडिकेट के नेता कौन कौन से थे। के कामराज जो कि मद्रास से थे। ये दोस्तों मिड डे मील शुरू करी थी इन्होंने, के कामराज ने। एस के पाटिल मुंबई से थे। के एस निजलिंगप्पा मैसूर से थे। और दूसरे जो थे दोस्तों वो थे हमारे एन संजीव रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश थे, और अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल से थे। अब हम बात करते हैं 1969 का राष्ट्रपति का चुनाव। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि वर्तमान के राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु के बाद लोकसभा की अध्यक्षता थी वो खाली हो गई थी, ठीक है। और उस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था उस समय जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। तब इंदिरा गांधी ने तत्कालीन जो उस समय उपराष्ट्रपति थे उनको स्वतंत्र रूप से क्या कर दिया, उम्मीदवार बना दिया राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने के लिए कहा और किसी कारणवश वोटों में वीवी गिरी, चुनाव जीत गए। यानी मतलब जो इंदिरा गांधी ने जिनको खड़ा किया था वो चुनाव जीत गए। तब क्या हुआ दोस्तों, 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के पद के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये विभाजन इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर राजनीति में एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध चलने लग गया। अब जो कांग्रेस विभाजित हुई वो कांग्रेस दो भागों में बनी, कांग्रेस ओ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस आर कांग्रेस रिकग्नाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। जो कांग्रेस ओ थी वो सिंडिकेट समर्थित थी और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखो भाई, अब हम बात करते हैं, एक वर्ड आता है आपका प्रीवी पर्स। कुछ देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले, जो देशी रियासतें थी उनको भारत संघ में शामिल करने से पहले उनको कुछ रियासतें तत्कालिक शासक परिवार को निश्चित मात्रा में कुछ निजी संपदा रखने का अधिकार दिया गया था कि भाई वो कुछ संपत्ति रख सकते हैं अपना, ठीक है। सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते भी देने की उनको आश्वासन दिया गया था कि भाई तुम्हें कुछ विशेष भत्ता या कुछ पैसा दिया जाएगा। लेकिन ये जो दोनों थे वो निजी संपदा और भत्ते, इस बात का आधार यह तय किया जाएगा कि उस रियासत का विस्तार कितना होगा। जो भत्ता और निजी संपदा इस यहाँ पर तय की जाएगी कि भाई उनका जो देशी रियासत थी उसका विस्तार कितना था, वो कितना कर देते थे, इसकी क्षमता कैसी थी। तो इस व्यवस्था को क्या कहा जाता था, प्रीवी पर्स कहा जाता था, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1967 के चुनाव में जब क्या हुई, उनको हार मिली, तब उन्होंने 1971 के चुनाव में क्या किया, 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाया, ठीक है, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से बैंकों का राष्ट्रीयकरण, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, ठीक है, भूमि सुधार आदि जैसे मामलों को शामिल किया, जिससे क्या हो सके, लोग उनकी ओर आकर्षित हों। 1971 के चुनावों में गैर साम्यवादी तथा गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने चुनावी गठबंधन को ग्रैंड अलायंस बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। इंदिरा गांधी ने सकारात्मक कार्यक्रम रखा जिसमें उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ। इसके प्रति ग्रैंड अलायंस ने नारा दिया इंदिरा हटाओ, ठीक है फ्रेंड्स। तो कभी बार क्वेश्चन पूछ लेता है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इंदिरा गांधी ने, और इंदिरा हटाओ का नारा ग्रैंड अलायंस ने। इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स की समाप्ति पर चुनाव अभियान में जोरी दी, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे क्या हो, प्रीवी पर्स समाप्त हो सके। अब हम बात करते हैं चुनाव परिणाम की। देखो, कांग्रेस आर और सीपीआई पार्टी को 375 सीटें मिली, गठबंधन को 352 और 23 कम्युनिस्ट पार्टी को सीटें मिली। कांग्रेस ओ को 16 सीटें, ग्रैंड अलायंस को 40 से भी कम सीटें मिली थी। कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। अब कांग्रेस पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी, जो कि पहले थी, लेकिन
अब क्या हुआ, विभिन्न मतों व हितों के को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं रही। ठीक है फ्रेंड्स, यह कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर निर्भर थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनर्स्थापित तो कर दिया, परंतु कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर, यानी मतलब पहले जैसे गरीब लोग उसमें शामिल हुआ करते थे, तो अब उसमें कुछ अलग ही प्रकार की जो बातें थी वो सामने आ रही थी। किसको? कांग्रेस के बारे में। ठीक है, जो जब इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई। देखो, पार्टी को संगठित ढांचा की अपेक्षाकृत कमजोर होता गया। ठीक है, धीरे धीरे कांग्रेस क्या होने लगी? कमजोर होने लगी। द पॉलिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ का नारा जो था, इससे जुड़ा कार्यक्रम था, इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी, जिससे क्या हो वो जीत सकें। इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी जो राजनीतिक समर्थन था उसकी बुनियाद को तैयार किया उन्होंने। ठीक है, इससे इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खास करके जो भूमिहीन किसान थे, दलित थे, आदिवासी थे, अल्पसंख्यक थे, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच में समर्थन का आधार तैयार कर लिया। भाई सभी को धीरे धीरे क्या किया, लालच देकर अपने और आकर्षित कर लिया। ठीक है, परिणाम का स्वरूप यह रहा कि इन जो कार्यक्रमों की वजह से क्या हुआ, चुनाव में 1971 में उनको पूर्ण बहुमत मिल गया इंदिरा गांधी को। अब हम बात करते हैं दो दलीय व्यवस्था के बारे में। जनवरी 1977 को विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के जनता पार्टी का गठन किया। कांग्रेसी नेता बाबू जगजीवन राव ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के नाम से एक दल का गठन किया, जो बाद में जनता दल में शामिल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, जनता पार्टी ने आपातकाल की जो जातियों को मुद्दा बना करके चुनाव को उस पर जनमत संग्रह का रूप दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया, जो 1975 में आपातकालीन लगा था, तो उसी को लेकर के मुद्दा बना करके इन्होंने पार्टी में अपनी और लोगों को खींचना शुरू कर दिया। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में 154 सीटें मिली और जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को 330 सीटें मिली। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिल गया, क्योंकि कांग्रेस तो बाहर हो गई। आपातकाल का प्रभाव उत्तर भारत में अधिक होने के कारण 1977 के चुनाव में कांग्रेस को उत्तर भारत में ना के बराबर सीटें मिली। ठीक है, यही कारण था कि उनको सीटें नहीं मिली। जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तथा चरण सिंह को और जगजीवन राव को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व एवं एक साझे कार्यक्रम के अभाव ना होने के कारण, यानी मतलब उनमें कमी होने के कारण, ये सब चीज़ें नहीं होने के कारण उनकी जो सरकार थी वो जल्दी गिर गई। ठीक है फ्रेंड्स, 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 353 सीटें हासिल की करके फिर से विरोधियों को शिकस्त दी। बहुदलीय व्यवस्था। कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था में उसका प्रभुत्व भी समाप्त हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हो गया। अब केंद्र में गठबंधन सरकारों के निर्माण में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया। जो छोटी छोटी पार्टियां थी, उनका दल जो था वो गठबंधन में शामिल हो गई, तो उनका महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। 1989 के चुनावों के बाद गठबंधन का युग आरंभ हुआ। चुनावों के बाद जनता दल और क्षेत्रीय दलों को मिलकर के राष्ट्रीय मोर्चे ने क्या किया, भाजपा और वाम मोर्चे ने के समर्थन से गठबंधन सरकार सत्ता में आने लगी। 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रही। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है फ्रेंड्स, 2004 से 2009 तक व 2009 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए, यानी मतलब 10 साल लगभग पूरे किए। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए 30 साल बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ठीक है, लगभग 30 सालों तक हमारी क्या हुई, जो गठबंधन की सरकार थी वही चलती रही। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। परंतु चुनाव पूर्व गठबंधन की प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार भी बनाई गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं गठबंधन सरकारों का उदय
के कारण क्या थे, कि भाई किन कारणों से जो गठबंधन सरकारें हैं वो सत्ता में आने लगी। देखो, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमज़ोर होना, जैसे कांग्रेस थी, ये एक बहुत बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन ये क्या हो गई, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, इनके अंदर कमियां आने लगी। तो इस वजह से क्या हुआ, जो गठबंधन की सरकारें थी उनको एक सामने आने का मौका मिल गया। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव व सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका, और धीरे धीरे क्या हुआ, जो क्षेत्रीय दल थे उनको भी सत्ता में शामिल करने का भी जोर हुआ, जिसके कारण वो सरकारें भी किसमें आने लगी, सत्ता में आने लगी। जो छोटे छोटे दल होते थे उनको भी मौका मिलने लग गया राजनीति में आने का। जाति व संप्रदाय आधारित अवसरवादी राजनीति का उदय, और धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, इस समय हमारे देश में जाति व्यवस्था भी बहुत बढ़ चुकी थी और संप्रदायवाद भी। तो इसी कारण क्या हुआ, जो एक कास्ट के लोग थे, संप्रदाय के लोग थे, वो अपने ही कास्ट के लोगों को ज़्यादा समर्थन देते थे, जो कि एक लोकल जो दल होते थे उनको मौका मिल जाता था कि भाई सत्ता में साझेदारी करने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसको हमने कवर किया इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।